जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को पर पहली बार आए हैं, प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बट पहले इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का बेनिफिट पहले उठाइएगा, इसके बाद आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, ठीक है, एक बार फिर मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। ठीक है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये खगोलीय पिंड आज का टॉपिक है। ठीक है, विश्व भूगोल और ब्रह्मांड के अंतर्गत हम खगोलीय पिंड टॉपिक को लेकर आए हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड क्या होता है? ठीक है, खगोलीय पिंड क्या होते हैं कि आकाश में दिखाई पड़ने वाले अनेक पिंड, मतलब आसमान में जितने भी हमको चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, वे खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके तारे हुए, आकाशगंगाएं हुई, ग्रह हुए, उपग्रह हुए, क्षुद्र ग्रह हुए, धूमकेतु हुए, है ना, ये सभी क्या हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? खगोलीय पिंड। ठीक है, ये खगोलीय पिंड है। ठीक है, खगोलीय पिंड को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज। ओके दोस्तों, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज। ओके, ये समझ में आया? ठीक है, मतलब कि ब्रह्मांड में या आकाश में जो भी चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं, ये सब क्या, इन सबको मिलाकर क्या बनता है? खगोलीय पिंड बनता है। अब इसी के अंतर्गत ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं आकाशगंगा। अब आकाशगंगा क्या होती है? इसे इंग्लिश में हम गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, गैलेक्सी या आकाशगंगा क्या होती है कि यह तारों का एक विशाल समूह होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे समूह होते हैं। ठीक है, और ब्रह्मांड में जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं, है ना दोस्तों। ठीक है, तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में क्या क्या होती हैं? गैसेस होती हैं, धूल होती हैं। ठीक है, गैसेस और धूल मतलब डस्ट, है ना, ये भी पाई जाती हैं। ठीक है, आकाशगंगा में एक फैक्ट की चीज़ है कि आकाशगंगा में 98% 98% स्टार्स होते हैं। ठीक है, 98% भाग तारों का होता है आकाशगंगा में, और बाकी जो 2% भाग बचा है उसमें धूल और गैसेस सम्मिलित होती हैं। ओके दोस्तों, इतनी चीज समझ में आई। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि आकाशगंगा में, ठीक है, ये सब चीज समझ में आ गई। इन्हीं सभी चीजों को मिलाकर, ठीक है, इन्हीं सभी चीजों को मिलाकर एक, इसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने अभी समझा कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं? तारे, आकाश ग्रह, आकाशगंगा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु इत्यादि सब मिलके खगोलीय पिंड बनते हैं। खगोलीय पिंड में अंतर्गत आकाशगंगाएं होती हैं। आकाशगंगाओं में क्या होते हैं? तारों का एक समूह होता है। ठीक है, तारों का एक समूह होता है। अब तारे भी कितने होते हैं इसमें? पूरे आकाशगंगा लगभग 98% उसमें तारे होते हैं, बाकी के 2% उसमें धूल और गैसेस होती हैं। इन सभी को मिला के हम इसे एक प्रकार से क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहते हैं। किसको? आकाशगंगा को। ओके दोस्तों, इसमें क्या है? पृथ्वी ऐरावत पथ। ठीक है, पृथ्वी ऐरावत पथ। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, पृथ्वी ऐरावत पथ। अब ये क्या है पृथ्वी ऐरावत पथ? ठीक है, पृथ्वी ऐरावत पथ, इसे मिल्की वे भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम मिल्की वे भी बोलते हैं। अब मिल्की वे क्या होता है? ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था मिल्की वे को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? दुग्ध मेखला। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला हम इसे बोलते हैं। ओके दोस्तों, समझ में आया? ठीक है, तो अब ये पृथ्वी ऐरावत पथ क्या है? यह
पृथ्वी ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा का एक भाग है। मतलब आप क्या जानते हैं कि दुग्ध मेखला क्या है? आकाशगंगा का ही एक प्रकार है। ठीक है, दुग्ध मेखला। ठीक है, ये क्या है कि ये हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा है, दुग्ध मेखला। ओके दोस्तों, दुग्ध मेखला क्या है? हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा है। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ और आकाशगंगाएं पाई जाती हैं, जिसे हम बृहद मैगेलेनिक मेघ बोलते हैं, है ना। बृहद मैगेलेनिक मेघ बोलते हैं, लघु मैगेलेनिक मेघ, उर्सा माइनर सिस्टम, स्कल्पचर सिस्टम और डेको सिस्टम, है ना। ये सब क्या है? इसकी अन्य आकाशगंगा हैं या अन्य आकाशगंगाओं के प्रकार हैं। ओके दोस्तों, इसके अलावा मुख्यतः आकाशगंगाओं के 3 प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुख्यतः आकाशगंगा के 3 प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से? सर्पिलाकार आकाशगंगा, सर्पिलाकार आकाशगंगा, जिसे हम स्पाइरल गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा, जिसे एलिप्टिकल गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद अनियमित आकाशगंगा, मतलब इरेगुलर गैलेक्सीज। ओके दोस्तों, अब ये तीनों क्या होती हैं? अब सर्पिलाकार आकाशगंगा क्या होती है कि सर्पिलाकार आकाशगंगाओं के केंद्र में तारों का एक झुंड होता है, बहुत सारे तारे होते हैं। ठीक है, सर्पिलाकार होते हैं, उसके बीचों बीच क्या है? तारों का बहुत बड़ा झुंड होता है। ये तस्तरी के आकार की दिखाई पड़ती है। ठीक है, उड़न तस्तरी आपने देखी होगी ना साइंस फिक्शन मूवी में। ठीक है, तो तस्तरी के रूप में दिखाई पड़ती है। ठीक है, समस्त आकाशगंगाओं में 1/4 आकाशगंगा इसी प्रकार की होती है। ठीक है, पूरी जो आकाशगंगा होती है या संपूर्ण आकाशगंगा होती है, उसका 1/4 आकाशगंगा इसी प्रकार की होती है। कौन सी? सर्पिलाकार आकाशगंगा होती है। ठीक है, इसके अलावा मिल्की वे और एंड्रोमेडा इसके अन्य उदाहरण हैं। ठीक है, सर्पिलाकार के कौन कौन से? मिल्की वे और एंड्रोमेडा। ठीक है, इसके अन्य उदाहरण है कौन से? सर्पिलाकार आकाशगंगा की। अब मिल्की वे मिल्की वे को क्या बोलते हैं हम? अब भी मैंने बताया था, दुग्ध मेखला। ठीक है, मिल्की वे को दुग्ध मेखला भी बोलते हैं और पृथ्वी ऐरावत पथ भी इसे बोलते हैं। अब एंड्रोमेडा को क्या बोलते हैं? एंड्रोमेडा को हम बोलते हैं देवयानी। ठीक है, देवयानी आकाशगंगा, ये भी हमारी पृथ्वी की सबसे नज़दीक की आकाशगंगा है। ठीक है, दुग्ध मेखला क्या है? हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा है, और देवयानी क्या है? हमारी पृथ्वी की सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है। ओके दोस्तों, आप कंफ्यूजन नहीं होगा ना। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा के ऊपर। ठीक है, अब ये क्या होती है? ये ब्रह्मांड की लगभग 2/3 होती है ना। संपूर्ण ब्रह्मांड की या पूरे ब्रह्मांड की लगभग 2/3 आकाशगंगा दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा होती है। ठीक है दोस्तों, अब आकाशगंगा दीर्घवृत्तीय है, ये सर्पिलाकार आकाश से आकार में छोटी होती है। मतलब ये सर्पिलाकार आकार की जो आकाशगंगा होती है, उससे ये दीर्घवृत्तीय आकार की आकाशगंगा छोटी होती है सर्पिलाकार से। ठीक है, फिर अधिकांश पुराने तारे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? अधिकांश पुराने तारे होते हैं। ठीक है, इसमें तो बहुत सारे तारे होते हैं, झुंड होता है। लेकिन दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा में क्या होते हैं? पुराने तारे होते हैं, नए नहीं होते, पुराने तारे होते हैं। और इसका आकार क्या होता है? अंडाकार होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हुए? समझ में आया कि ये दीर्घवृत्तीय आकार आकाशगंगा से छोटी होती है, इसका आकार अंडाकार होता है ना, और इसमें पुराने तारे होते हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, इसके अलावा इस प्रकार की आकाशगंगा में नवीन तारों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, मतलब पुराने तारे होते हैं, मतलब कि नए नहीं बनते, या नए बनते होते हैं तो इसमें भी पुराने होते ही नहीं है ना। इसलिए हम इसकी विशेषता क्या है कि इसमें पुराने तारे होते हैं, मतलब कि इसमें नए तारों का निर्माण नहीं होता है। ओके दोस्तों, क्लियर। इसके बाद हम आते हैं अनियमित आकाशगंगा पे, है ना। इरेगुलर
गैलेक्सी पे। ठीक है, अनियमित आकाशगंगा क्या होती है? यह आकाशगंगा मुख्यतः नवीन तारों द्वारा निर्मित होती है। मतलब इसमें क्या होते हैं कि अनियमित तारे क्या होते हैं, अनियमित आकाशगंगा में क्या होता है कि तारों का निर्माण होता रहता है। मतलब ज़्यादातर तारे नवीन होती हैं, नवीन निर्माण तारों का निर्माण होता है, जिससे कि ब्रह्मांड के संपूर्ण आकाशगंगा का 10वां भाग इसी प्रकार का है ना। जिससे कि संपूर्ण आकाशगंगा, मतलब जो आकाशगंगा पूरी है उसमें इसका 10वां भाग होता है। ठीक है, अब अनियमित क्यों है कि अब इसमें तारे बनते रहते हैं तो इधर उधर रहते हैं, मतलब स्थायी रूप से नहीं रह पाते। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनियमित आकाशगंगा बोलते हैं। ठीक है, तीनों में समझ में आया कि सर्पिलाकार में क्या होता है कि ये तारों का झुंड होता है। ठीक है, इसमें तारों का झुंड होते हैं, बहुत सारे तारे इकट्ठे होते हैं। ठीक है, झुंड होता है। ठीक है, दीर्घवृत्तीकार में क्या होता है कि दीर्घवृत्तीकार आकाशगंगा सर्पिलाकार से छोटी होती है। ठीक है, इसका आकार अंडाकार होता है और इसमें नए तारों का निर्माण नहीं होता है, मतलब इसमें पुराने तारे होते हैं। ठीक है, और अनियमित में क्या होता है कि इसमें नए तारों का निर्माण होता रहता है। ठीक है, यह इधर उधर बिखरे होते हैं। ठीक है, और पूरी पृथ्वी का पूरी आकाशगंगा का 10वां भाग है ना, पूरे ब्रह्मांड के संपूर्ण आकाशगंगा का 10वां भाग इसी प्रकार का होता है। ओके दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं तारामंडल। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक आ गया हमारा तारामंडल। अब तारामंडल क्या होता है? इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंस्टेलेशन, है ना, कॉन्स्टेलेशन इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब आकाशगंगा क्या होता है कि तारामंडल क्या होता है ना, कि आकाशगंगा में कुछ सुंदर और व्यवस्थित आकृतियों के रूप में पाए जाने वाले तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। मतलब कि आसमान में जो बहुत सारे हमको तारे दिखाई देते हैं, अच्छे, हमको बहुत सुंदर भी दिखते हैं, कुछ कम चमकते हैं, कुछ ज़्यादा चमकते हैं, कुछ बड़े दिखते हैं, कुछ छोटे दिखते हैं। तो हम जब रात में, आपने देखा होगा कि रात में जब आप आसमान में देखते हैं तो हम उनको निहारते ही जाते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। कोई टूटता हुआ तारा देखते हैं, बड़ा चमकीला तारा देखते हैं, या हमको तारों की आकृति नज़र आती है ध्यान से देखने पे आसमान में, है ना। तो हमको मतलब बहुत सुंदर दिखते हैं और व्यवस्थित आकृतियों के रूप में हमको दिखते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? तारा मंडल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मंदाकिनी, है ना, जैसे मंदाकिनी आकाशगंगा में पाए जाने वाला सप्तऋषि मंडल। ठीक है, ये सप्तऋषि मंडल हो गया पहला। ठीक है, ये क्या है? कि मंदाकिनी आकाशगंगा में पाए जाने वाला सप्तऋषि मंडल। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्सा मेजर ग्रेट बियर। ठीक है, दूसरा क्या है? ओरियन। ओरियन मतलब ओरियन ग्रेट हंटर। ठीक है, फिर आता है हाइड्रा, ध्रुव तारा, यानी पोलिस्टर बोलते हैं, और हरक्यूलिस इत्यादि तारामंडल के उदाहरण है ना दोस्तों। ये सब क्या है? ये तारामंडल के उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, आज का ये छोटा सा वीडियो और टॉपिक कंप्लीट होता है ना, बेसिकली। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। मैं आपके लिए ये लेकर आया था छोटा सा, है ना, नोट्स के तौर पे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके दोस्तों, ठीक है, हम जल्दी फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।